राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। हमारे दो चैनल्स हैं, दोनों पे ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा। आज हमारे गेस्ट हैं, बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, जनाब एसपी वैद साहब। आप फॉर्मर डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जम्मू एंड कश्मीर के रहे हैं, रिटायर्ड हैं, राष्ट्रवादी हैं, नेशनलिस्ट हैं, देश से प्यार करने वाले हैं। और आपने बहुत लंबा समय कश्मीर में बिताया है, आज भी जम्मू में रहते हैं रिटायरमेंट के बाद भी। सर प्रणाम है, स्वागत है सर आपका चैनल पे। प्रणाम, जय राम राम जी। अच्छा सर, हम आज ना कश्मीर पे बात का एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। मैं दर्शकों को बता दूं, जैसा भी रिस्पॉन्स आएगा या जैसा भी दर्शक हमें कमेंट लिख के बताएंगे कि उनको ये सीरीज कैसी लगी, हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए। दर्शकों के हम सवाल लिया करेंगे, इसमें से कुछ एपिसोड हम लाइव किया करेंगे। मैं कम से कम 10 एपिसोड्स की ये सीरीज करना चाहता हूं, जिसमें हम आपकी निगाह से देखेंगे कि कश्मीर में आखिर समस्या क्या थी और आगे देश में कोई और कश्मीर ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एज ए नागरिक हम क्या कर सकते हैं। तो सर मुझे एक बात बताइए, आपने पुलिस, आप आईपीएस थे तो आपने पुलिस सर्विस ज्वाइन कब की? देखिए रामदास जी, मैं बेसिकली जम्मू रीजन का रहने वाला हूँ। यहाँ एक कठुआ डिस्ट्रिक्ट है जो शायद पंजाब से बिल्कुल आप जानते होंगे। जी जो जी। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पठानकोट है उसके साथ लगता है, हिमाचल और पंजाब के साथ। तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैं 1986 बैच मेरा आईपीएस में मेरी सिलेक्शन हुई। 1986 बैच 1986 बैच है। और चूंकि मेरा थोड़ा मेरिट हाई था और मुझे अपना ही स्टेट कार्डर अलॉटमेंट होती है ना हमारे आईएएस आईपीएस में, कार्डर जी मिलता है, तो मुझे जेएंडके कार्डर ही मिला। उन दिनों हालात वैसे बिल्कुल नॉर्मल थे। मैं 86 की बात कर रहा हूँ, 1986 की। तो उस वक्त हालात बिल्कुल नॉर्मल थे ऑन द फेस ऑफ इट। तो अंदर जो चल रहा था वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बाहर से सारा ठीक ठाक ही था। तो कोई ऐसी इनफैक्ट जब हम एकेडमी में गए तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे कि जम्मू कश्मीर में जितने बिहार में एक जिले में एक दिन में कत्ल होते हैं, जम्मू कश्मीर में साल में नहीं होते। उन दिनों जम्मू जी। कश्मीर में इतने कत्ल नहीं होते थे, नॉर्मल स्टेट थी। और यहाँ पीसफुल बेसिकली टेररिज्म ने नक्शा बदला। अदरवाइज अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर बड़ा पीसफुल माना जाता था। और कश्मीर घाटी में वेपन ऑफ ऑफेंस जो कहते हैं ना, हथियार जो यूज होता है, वो कांगड़ी हुआ करता था। आपने कांगड़ी जानते होंगे शायद, मेरे जी देशवासियों जी। को पता होना चाहिए। कश्मीर में ठंड होती है तो फिरन पहनते हैं कश्मीरी लोग, या जम्मू के पहाड़ी इलाकों में भी जहाँ ठंड होती है तो अंदर वो गर्म करने के लिए कोयले की कांगड़ी होती है कि जो मिट्टी की बनी होती है, उसमें कोयला डाल के वो रखते हैं। उन दिनों ये एसी तो होते नहीं थे, बिजली होती नहीं थी, तो वही एक मोबाइल आपके पास एयर कंडीशनर होता था जो आपको गर्म रखता था सर्दियों में, पीक समर में। खासकर चिल्ले कलान उसको कहते हैं जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है। तो हमारे नेशनल पुलिस एकेडमी में इस बात का भी हमारे साथी लोग मजाक उड़ाते थे, यार आपका बिहार में तो पिस्टल कट्टा ये सारे हथियार होते हैं, तो तुम्हारे वहां तो कांगड़ी होता है। बड़ी लड़ाई हो गई तो कांगड़ी सर पे मार दी। यही एक वेपन ऑफ ऑफेंस होता है। तो मैं एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि इस तरह का हमारा ये जम्मू कश्मीर बड़ा अमन पसंद माना जाता था। लेकिन अगर आप इसका, मैं बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा लेकिन थोड़ा सा टच करूंगा जी जी। कि ये जो इसके जो आप जो देख रहे हैं, इसके जो बीज हैं वो बहुत सालों से बोए जा रहे थे, और इवन आजादी से पहले। तो ये जो नाइन 1987 के बाद या 88 9 1990 में जो हिंदुओं का वहां से
पलायन हुआ, वो 7वां पलायन माना जाता है। जो हिस्ट्री अगर आप देखें, तो कहा जाता है कि ये 7वां पलायन था, जो हिंदुओं को वहाँ से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। इससे पहले भी 6 हो चुके थे। और एक तो हमारे देखते-देखते 1986 में अनंतनाग में हिंदू-मुस्लिम फसाद हुए थे, उसके बाद भी कश्मीरी पंडित जो कि बेसिकली वहाँ हिंदुओं को कश्मीरी पंडित बोला जाता है, तो उनको तब भी भागना पड़ा। बहुत सारे 1986 राइट्स के बाद भी भाग गए थे, तो वो सट छँटा था। इस तरह अगर आप देखें तो 1931 में, मतलब इस सेंचुरी में, पिछली सेंचुरी में 1931 में भी इस तरह का पलायन हुआ था, और उससे पहले हो चुके थे 5, 6, 7, हाँ, 6, टोटल ये 7वां था 90 वाला, अनंतनाग वाला छठा था, ये 5वां था जो 1931 में हुआ, जब शेख अब्दुल्ला पॉलिटिकल करियर शुरू कर रहे थे। शेख अब्दुल्ला तो सभी जानते हैं इस देश में, वो उन्होंने पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी, फिर उसको बाद में उसका नाम बदला नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो अगर आपको याद होगा वहाँ सेंट्रल जेल 1931 में महाराजा का वो रूल था, और महाराजा की फोर्सेस कश्मीर में होती थी। तो वहाँ जब ये 31 का वहाँ एक आदमी का जिसने भड़काऊ बयान दिया था, वो किसी अंग्रेज का कुक हुआ करता था। उसको उसका ट्रायल चल रहा था, उसको पुलिस ने पकड़ा था, महाराजा की फोर्सेस थी। तो वो उसका वहाँ डाउनटाउन जो जिसको बोलते हैं श्रीनगर का डाउनटाउन, उसके वहाँ वो सेंट्रल जेल है, तो वहाँ उसका ट्रायल जज साहब सजा देने के लिए ट्रायल कर रहे थे। तो बार उसका एक हजूम उसकी फेवर में इकट्ठा हुआ, और उन्होंने जब वो हजूम ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की। तो महाराजा की फोर्सेस ने उनको कंट्रोल करने के लिए पहले शायद लाठीचार्ज किया होगा, फिर उन्होंने गोली चलाई। उसमें कोई 19 या कितने लोग मारे गए थे कश्मीरी एजिटेटर्स। लेकिन उसके बाद जो भीड़ थी वो इतनी भड़काऊ हो गई, उन्होंने जो है वो जो हिंदू समाज के लोग थे, उनकी दुकानें लूटी, उनके घर लूटे, उनकी लेडीज का बेहुरमती की, और उसको फिर वो कश्मीरी पार्टी जो जिसको बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा गया, वो उसको मनाती थी एज ए मार्टियर्स डे। हालांकि वो मार्टियर्स नहीं थे, वो लुटेरे थे, वो राइटर्स थे। उन्होंने इस तरह, लेकिन उस आप जानते हैं लोकल पार्टियों का पॉलिटिक्स। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं बीमारी, इसकी बीमारी की जड़ें पड़ना शुरू हो गई थी। तो पहले अगर आप थोड़ा-सा टाइम लूँगा, पहले अगर आप ब्रीफली जाएँ तो कश्मीर जो है, वो सनातन की धरती मानी जाती थी। कश्मीर जो है, ये कश्यप ऋषि के टाइम से आप जानते हैं, कश्यप ऋषि तो कितने पुराने ऋषि माने जाते हैं, वो जो हमारे 7 बड़े ऋषि हैं उनमें से उनका नाम आता है, और ब्रह्मा जी के वो उनसे डायरेक्ट डिसेंडेंट माने जाते हैं वो। तो कश्यप ऋषि, तो ये कहा जाता है कि कश्मीर एक पानी की झील थी, और उसमें कोई वो रहता था, जो लोगों को खा जाता था, तंग करता था कोई। तो इसको काटने, इस झील को खाली करने के लिए बारामूला में उन्होंने, कहते हैं, इसको काटा। ये उसकी हिस्ट्री बताई जाती है। और वहाँ पानी फिर वो निकला वहाँ से, तो उससे ये जो इसको राक्षस को फिर मारा गया। तो ये कश्मीर की पुरानी हिस्ट्री तब तब से है। और अगर आप देखें तो बहुत सारे महाभारत टाइम के लिंकेज मिलते हैं, भगवान राम के टाइम के इसमें वो मिलते हैं, जो चिन्ह मिलते हैं कश्मीर में, कि जो कश्मीरी पंडित ये जो गांदरबल में वहाँ माता जिसको मानते हैं, खीर भवानी, उधर उसका कहा जाता है कि वो रावण की लंका में माता होती थी। वो जो मतलब माता की, वो रावण जो है वो
वो करता था, पूजा पाठ करता था। तो अगर उस मतलब उनकी ब्लेसिंग रावण को मिलती तो शायद वो हारता नहीं, जो बाद में युद्ध हुआ भगवान राम। तो हनुमान, ये कहा जाता है कि हनुमान जी उनको लाकर कश्मीर में ले आए थे। इसी तरह कश्मीर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब सरस्वती नदी लुप्त होने लगी, तो सूखने लगी सरस्वती नदी, तो वहाँ उसमें जो जो वहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे, वो सारे कश्मीर को शिफ्ट किए। ये भी कहा जाता है। ये मतलब ये इस तरह के पुराने जो लोग हैं वो इसके कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, वो सारे कश्मीर शिफ्ट हुए। तो वहाँ क्योंकि ये पीसफुल इलाका था, यहाँ पूजा-पाठ होती थी। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें जम्मू रीजन में मानसर और सुरईसर लेक हैं, तो कहा जाता है कि जो महाभारत के टाइम पे अज्ञातवास पे पांडु आए थे, तो उनको प्यास लगी थी, जो द्रौपदी थी। तो अर्जुन ने तीर मारा था, वो मानसर से निकला और सुरईसर में निकला। मानसर से घुस अंदर गया और पानी निकला उसमें। तो वो 2 लेक्स भी बड़ी पवित्र मानी जाती हैं, और जम्मू में लोग वहाँ मछलियों को नहीं, आटा डालते हैं, उनको नहीं मारते हैं। इसी तरह आपको 2-3 और बताता हूँ। ये हमारा अखनूर है जम्मू के पास। ये यहाँ राजाओं का कैपिटल रहा है जम्मू से पहले। अखनूर है आउटस्कर्ट्स में, जो चनाब दरिया के किनारे है। तो उसका भी जी। लिंकेज है महाभारत महाभारत से, कि कहा जाता है कि वहाँ राजा बर्बरीक कश्मीर का राजा हुआ करता था, जो पोता था भीमसेन का। और वो कहने लगा कि मैंने महाभारत का युद्ध हो रहा है, मुझे भी वहाँ जाना है हिस्सा लेने के लिए। तो उसकी माँ ने कहा, अगर जाओगे तो मुझे वायदा करके जाओगे, वापस आओगे। तो वो गया। वहाँ उसने, जब भगवान कृष्ण ने उसका टेस्ट लिया कि तुम वीर हो तो अपनी ताकत दिखाओ, क्या ताकत है तुम्हारे में? उसने कहा, मैं एक तीर से जितने भी पीपल के पेड़ के पत्ते हैं सबको भेद सकता हूँ। तो भगवान ने एक पत्ता अपने पाँव के नीचे रखा था। तो जब उसने तीर मारा तो सारे पत्ते भेदने के बाद वो उनके पाँव के पास तीर खड़ा हो गया, और उसने, राजा बर्बरीक ने कहा कि भगवान आप अपना पाँव उठाइए। तो भगवान समझ गए कि ये बहुत बड़ा योद्धा है। तो उसको पूछा कि तुम किस साइड से खेलोगे? उसने कहा, मेरा प्रिंसिपल है, हारने वाली साइड से खेलता हूँ। भगवान समझ गए कि अगर ये युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा तो इसका युद्ध का फैसला फिर कुछ और ही होगा। तो उन्होंने कहा, तुम उससे जो गुरु दक्षिणा माँगी, तो उसने कहा, आप जो मेरे से चाहते हैं बताइए। तो उसने भगवान ने कहा, अपना सर दे दो, सर तुम्हारा चाहिए। तो उसने कहा, भगवान ने उसको कहा, तुम महाभारत देखना चाहते हो? तुम्हारा मैं सुदर्शन चक्र से सर काटूँगा और पेड़ पे रखूँगा, आप पूरा युद्ध देखोगे। तो संजय के अलावा अगर किसी ने महाभारत का युद्ध देखा, तो राजा बर्बरीक। बर्बरीक ने देखा। आपने सुना होगा, राजस्थान में उनका जी, बहुत जी। फेमस श्राइन है। वो सरस्वती नदी से बहकर वहाँ चला गया। बाद में सरस्वती नदी सूख गई थी। तो उसका धड़ जब आ रहा था, तो उसमें भगवान ने कहा, इसने कहा, मैं अपनी माँ को प्रॉमिस करके गया था। तो वो आया धड़ खाली घोड़े पे। तो वहाँ जो कुछ लेडीज सवेरे-सवेरे नहाने जाती थी, सवेरे 4 बजे दरिया चेनाब में। तो उन्होंने देखा कि एक घोड़े पे धड़ आ रहा है। तो वो भगवान ने पहले ही कहा था कि इसको कोई देखना नहीं चाहिए, ये पहुँचेगा श्रीनगर, कश्मीर में। लेकिन वो वहीं गिर, जहाँ लेडीज़ ने देखा, उन्होंने कहा, वो देखो एक धाड़ आ रहा है, वहीं गिर गया। तो यहाँ कामेश्वर महादेव का मंदिर है, लोग नहीं जानते, जम्मू वाले भी नहीं जानते। तो मैं ये लिंकेज इसलिए बता रहा हूँ, ये धरती जो है ब पूरी सनातन की वो रही है, और यहाँ आप जानते हैं शैविज़्म का सेंटर रहा है, यहाँ संस्कृत की यूनिवर्सिटी थी, जो हमारे कश्मीर में, और यहाँ बहुत सारे लोग पढ़ने आते थे। और ये जो हमारा यहाँ सन टेम्पल, अगर दुनिया में कहीं एक तो आपने देखा उड़ीसा में है सन टेम्पल, दूसरा टेम्पल हमारे यहाँ मटन में है, अनंतनाग के पास। तो ये सारे नाम भी संस्कृत के हैं। लेकिन इन नामों को अब बदलने की कोशिश की जा रही है। जैसे अनंतनाग, अनंतनाग संस्कृत का वर्ड है, लेकिन उसको उसको इस्लामाबाद बोलना शुरू कर दिया।
इसी तरह ये जो हमारा शंकराचार्य मंदिर है, उसका नाम भी कोई इस्लामाइज़ेशन करने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिशें आप जानते हैं। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह की आपके कश्मीर की हिस्ट्री थी, जिसका बहुत क्लोज़ लिंकेज था सनातन धर्म से। लेकिन ये एक हालाँकि कश्मीर में पाप लोग कहते हैं, जब आप लोकल कश्मीरियों से बात करो, तो वो कहते हैं हमें इस्लाम में कन्वर्ट हम जो है वो सूफियों की वजह से इस्लाम में आए, जो सच नहीं है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, सूफियों का थोड़ा बहुत रोल रहा होगा, मैं नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन जो हिस्ट्री बुक्स अगर आप पढ़ें, जो न्यूट्रल हिस्ट्री है, तो उनमें माना जाता है बुद्ध शिकान जैसे एक एक राजा रहा है जो उसका नाम ही बुद्ध शिकान मतलब बुत तोड़ने वाला। तो वो मंदिर तोड़ता था, जबरदस्ती मूर्तियाँ तोड़ता था, जनेऊ उतरवाता था, जजिया लेता था, थूकता था जजिया लेते वक़्त। तो इस तरह की जातियाँ होती थी। अल्टीमेटली जो कश्मीरी हिंदू थे वो आहिस्ता-आहिस्ता कन्वर्ट होना शुरू हुए और फिर इस्लाम का बोलबाला हो गया और बाद में बहुत सारे आक्रांता भी आए, अफ़गानी भी आए, दुरानीज़ आए, मुगल्स आए, बहुत सारे आक्रांता भी आए जिन्होंने ये 1200-1300 ईस्वी में ना ये इस तरह के अटैक होने लगे। तो आहिस्ता-आहिस्ता कश्मीर जो हिंदुओं का सेंटर सनातन धर्म का सेंटर हुआ करता था, वो इस्लामाइज़ होने लगा। तो लेकिन वहाँ के लोग एक बात माननी पड़ेगी कि बहुत उनकी प्रैक्टिसेस हिंदू मतलब जो सनातन की थी ना वो रहती थी। वो अ, मतलब कट्टरपंथी चीज़ नाम कोई चीज़ नहीं थी। तो बहुत सारे इसलिए वहाँ कभी ज़्यादातर वो नहीं होते थे क्योंकि सभी 99% वो लोग हैं जो सनातन से कन्वर्ट हुए। लेकिन फिर ये जो पॉलिटिक्स शुरू हुआ 31 का हुआ, फिर शेख अब्दुल्ला का पॉलिटिक्स और ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बन गया। फिर आप जानते हैं महाराजा के खिलाफ चूँकि महाराजा जो था वो जम्मू से था, डोगरा था, किंग डोगरा था और कश्मीरीज़ जो थे, फ्रीडम मूवमेंट वहाँ से आज़ादी के वक़्त स्टार्ट हुई। तो उनमें एक डोगरों के खिलाफ महाराजा के खिलाफ नेचुरली एक एनिमोसिटी होती ही है और फिर वो इस वजह से जो जो बाद में कश्मीरी रूलर्स आए उनका जम्मू के तरफ रवैया जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी रहा इसीलिए आज भी बड़ी स्ट्रांग जम्मू में फीलिंग रहती है कि हमें सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता है हमारा डेवलपमेंट नहीं होता है और ये सच्चाई भी बहुत हद तक है अंडरडॉग रहते हैं जम्मू के यहाँ बहुत जो मैक्सिमम बजट है वो कश्मीर में लगता था जम्मू में ये डिस्क्रिमिनेशन हर चीज में आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी लीडरशिप के दौरान होती रही चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रहे दूसरी पार्टी रहे पीडीपी रहे कांग्रेस इवन कांग्रेस ने रूल किया तो ये हमेशा सेंट कश्मीर हमेशा सेंटर रहा करता था हमेशा हर एक का जो फोकस है तो हम बात कर रहे थे इस तरह ये सिचुएशन चलती आई तो फिर आपने देखा कि किस तरह 47 के बाद ये मुद्दा बनाया गया कि आपने कश्मीर जो है मुस्लिम मेजॉरिटी है तो ये पाकिस्तान में जाना चाहिए ये वहाँ जिन्ना जो पाकिस्तान के लीडर थे उनका डिमांड था और शेख अब्दुल्ला ने उस वक्त नेहरू जी के साथ दोस्ती थी तो ये महाराजा जो थे इनिशियली वो महाराजा नहीं चाहते थे कि मैं इन पाकिस्तान क्योंकि उनको पता था कि हमारी जो ये है लो वो ही वांटेड कि पहले वो चाहता था कि इंडिपेंडेंट अगर वो रह जाए लेकिन वो उसका जब उन्होंने देखा स्कोप नहीं है तो पाकिस्तान ने जब देखा कि कश्मीर हमारे साथ नहीं आ रहा शेख अब्दुल्ला ने इंडिया के साथ अपना वेट डाला और महाराजा जो थे वो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो इंडिया के साथ जब किया तो पाकिस्तान ने रेडर्स भेजे 47 में तो जो जिसमें उनकी रेगुलर आर्मी के लोग थे जो एक कवाली बन के आए और उन्होंने हमला कर दिया वो जबरदस्ती लेना चाहिए उन्होंने बहुत लूट मार बारामूला में बहुत जो वहाँ हॉस्पिटल था
मिशनरी, चर्च नर्सें थी, उनके रेप, जो हिंदू थे उनकी औरतों के रेप, मंदिर तोड़े, चर्चें तोड़ी, बहुत लूट मार काट मार की। लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे, जैसे बारामूला का उसका नाम है, अब मुझे इस वक़्त नाम नहीं याद आ रहा, बारामूला शेरवानी, हाँ, वो उसने देखा कि ये पाकिस्तानी जो हैं बर्बादी करते आ रहे हैं, तो उसने इन्होंने जब पूछा कि एयरपोर्ट किस तरफ है, तो उसने गलत डायरेक्शन बता दी। उस वजह से पाकिस्तानी जो रेडर्स थे, उनको टाइम लग गया। इतनी देर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा ने साइन कर लिया इंडिया से, और हमारी एयर फोर्स ने एयरलिफ्ट किया फौज को और ड्रॉप कर दिया श्रीनगर एयरपोर्ट पे। अगर वो उनको गलत गलत डायरेक्शन नहीं बताता, तो अगर ये पहले पहुंच जाते तो हमारी फौजें उतर नहीं सकती। तो ये स्थिति में आप समझते हैं कश्मीर बन गया, और फिर नेहरू जी ने ऊपर से ऐसी गलतियां की, जैसे यूएन जाने की जरूरत नहीं थी, तो नेहरू जी इसको ले गए, इंटरनेशनलाइज करवाया। और दूसरा, उन्होंने जो आर्टिकल 370, जो जिसके हमारे होम उस वक़्त के होम मिनिस्टर नहीं चाहते थे, क्या नाम उनका, सरदार पटेल, लेकिन उनके बीमार होते ही उनकी नेहरू ने ये जबरदस्ती आर्टिकल 370 डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से ये सारा, उसके बाद जितने कश्मीरी पॉलिटिशियन आए, वो हमेशा अपने बजाय अपने यूथ को ये बताने की कि भारत हमारा देश है, हम प्रो कंट्री के बारे में बात करो, वो उन्होंने सॉफ्ट सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं पॉलिटिक्स किस तरह की गंदी गेम होती है, तो ये सारा, चाहे वो शेख अब्दुल्ला थे, दूसरे लोग जो उनके बाद आए, सब ने सॉफ्ट सेपरेटिज्म शुरू कर दिया। उसका नतीजा क्या हुआ कि पाकिस्तान 47 में बुरी तरह से हार गया। उसके बाद हमारी फौज जब उनको वापस धकेल रही थी, तो उड़ी के पास उनको उन्होंने पाकिस्तान फौजों को जब धकेल दिया, तो उड़ी के पास उनको रुकना पड़ा, क्योंकि नेहरू ने कहा कि आप अपने ऑर्डर्स जो हैं वो शेख अब्दुल्ला से लेंगे। शेख अब्दुल्ला कभी भी नहीं चाहता था कि जो बाकी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जो जिसको मीरपुर, कोटली, ये पुंछ के अक्रॉस इंडिया, जम्मू के अपोजिट साइड, इस इलाके को वो लेते, क्योंकि ये सारा पहाड़ी स्पीकिंग एरिया था। तो शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि कश्मीर की मेजॉरिटी, कश्मीरी स्पीकिंग मेजॉरिटी रहे। तो ही नेवर वांटेड, वो 3 महीने हमारी फौज वेट करती रही, अदरवाइज़ हमारी फौजें पीओके को पूरा ले सकते थे। इवन जो स्कर्दू और वो जो इलाका है जिसको आज हम पीओके बोलते हैं, उसको भी ले सकते थे, ठीक है? तो ये जो ये जो इस तरह का शेख अब्दुल्ला ने वो होने नहीं दिया। नेहरू जी ने ऑर्डर्स नहीं दिए, उन्होंने कहा शेख अब्दुल्ला कमांडर इन चीफ है। तो हमारी फौजें वेट करती रही, अल्टीमेटली इतनी देर में फिर आज़ादी डिक्लेयर हो गई। तो और ये सारा जो ऐसे रहा, उसके बाद ये जो पीओके पाकिस्तान के पास रहा, जिसको इंटरनेशनलाइज़ हमारे नेहरू जी लेके गए। तो इसके बाद फिर शेख अब्दुल्ला का 53 में अरेस्ट होना, फिर उनके बाद बख्शी साहब आ गए, उसके बाद सादिक साहब आ गए, उसके बाद मीर कासिम, और ये सारे चलते रहे। तो नेशनलिज्म की तरफ एक्चुअली ज़्यादा झुकाव कम रहा। हालाँकि कांग्रेस का थोड़ा बहुत पीरियड में फिर भी बेटर रहा, अगर आप कंपेयर करें, लेकिन ये पनपता रहा। एक टाइम आया शेख अब्दुल्ला को छोड़ दिया गया। छोड़ दिया गया तो पहले सोचते थे कि अगर ये छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन फिर तो उनकी हालत थी कि 5 आदमी उनके साथ नहीं चलते थे। मतलब ही वाज़ कश्मीर, श्रीनगर में घूमता था, कोई पूछता भी नहीं था। तो फिर इंदिरा गांधी, शेख अब्दुल्ला 75 में अकॉर्ड हुआ, उसके बाद ये सारा ये हुआ। पाकिस्तान ने देखा कि 47 में भी हमने रेडर्स भेजे, कश्मीर हमारा हम नहीं वापस ले सके। 65 की वॉर और 71 में भी उन्होंने इसी तरह की कवाली भेजे, इसी तरह के वो अपने फौजियों को बना के सिविल कपड़े पहन के भेजा।
लेकिन वो हमारे से अल्टीमेटली 71 में उसके दो हिस्से हो गए, बांग्लादेश बन गया और 93,000 उसकी फौज जो है वो सरेंडर कर गई। तो उसके बाद ये इसकी बैकग्राउंड आप समझे, इतनी देर में जिया उल हक आता है, भुट्टो को फांसी लगा देता है 70s में, लेट 70s में। 80s में ये जो है जिया उल हक जो है, ये आज जो पाकिस्तान आर्मी आप रेडिकलाइज देखते हैं, ये उसका देन है। उसने मुल्ला जो आइडियोलॉजी थी, ये अपनी आर्मी में शुरू की जब उसने इसको भुट्टो को फांसी लगा दी। और ऑपरेशन टोपैक जो उसने कंसीव किया कि हमने 3 बार कोशिशें की कश्मीर को हथियाने की, नहीं कर पाए। हर बार वो भारत की फौज से हार जाते थे। इस बार उसने सोचा कि कोई बवाल होता, अगर कश्मीर में होता है बवाल, इंटरनल टर्मोइल करते हैं, यहाँ के लड़कों को बाहर ले जाएंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान में उनको ब्रेन वॉश करेंगे, हथियार देंगे, ट्रेनिंग देंगे और वापस हिंदुस्तान में कश्मीर में भेजेंगे, ताकि वो एकदम इंटरनल डिस्टरबेंस करें। और उनको कहा कि हमारे पाकिस्तान आर्मी आप शुरू करो, हम पाकिस्तान आर्मी आपके लिए मदद के लिए आएगी। ये प्लान उसने 83-84 में शुरू किया। तो इसके तहत पहला बैच जो था, ये हमने ये इधर से आप समझें कि हमने यहाँ माहौल भी ऐसा बना दिया, हमने पॉलिटिकल गलतियां भी ऐसी की हैं जिसको ये हवा लगी। तो उधर से जियाउल हक ऑपरेशन टोपैक प्लान कर रहा था। तो इधर से क्या हुआ कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस रूलिंग पार्टी थी, तो कांग्रेस जो थी वो अपोजिशन का काम करती थी। तो जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो वो आए कश्मीर में, तो फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इन दोनों ने राजीव फारूक अकॉर्ड कर लिया, दोनों ने समझौता कर लिया कि हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। क्या हुआ कि अपोजिशन की स्पेस खाली हो गई, अपोजिशन की जो जगह खाली हो गई, तो वहां जो वो जो जगह थी, जो स्पेस थी, उसको ऑक्युपाई करने के लिए जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिशियन थे, जो इक्का दुक्का थे, वो इकट्ठे हो गए। वो एक एक दो दो थे। तो उन्होंने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बनाया, MUF। ये कब उन्होंने की ये बात है सर? ये ये MUF 87, बना कब की बात है? ये 1987 की इलेक्शन हुई, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट 87 जी। किया। तो अब ये उस वक्त इन्होंने क्या किया कि ये फारूक और राजीव ने दोनों ने ये सोचा कि मफ सीटें निकाल लेगा। तो उसमें थोड़ी बहुत गलतियां इन्होंने इलेक्शन में की। मुफ मफ जो थी, उसको, उसके कैंडिडेट्स को कहीं अरेस्ट किया, कहीं जबरदस्ती फेल डिक्लेयर कर दिया। उन दिनों तो ये वाला बैलेट बॉक्सेस नहीं होते थे, ये वाले क्या बोलते हैं, मशीनों वाले, तो हाँ जी। पर्ची डालने वाले होते थे। तो हमारे एक दो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर थे, उन्होंने ये जो जो सलाउद्दीन बना, ये भी उनका कैंडिडेट माफ वालों। तो इसको कहीं अरेस्ट किया, मोहम्मद यूसुफ इसका नाम था, इसको अरेस्ट किया, थाने में ले गए, पिटाई शिटाई कर दी। तो इन लोगों ने, माफ के लोगों ने, ये बहुत बड़ी बेवकूफी की, मतलब पॉलिटिकल ब्लंडर था। भाई कितनी सीटें, 4-5 सीटें ले जाते। आज भी तो इंजीनियर रशीद सेपरेटिस्ट है, तो आपकी पार्लियामेंट में गया हुआ, क्या फर्क पड़ता है? हिंदुस्तान की अ, हमारा आपका सिस्टम ऐसा है, 2-4-5 सीटों वाला को कुछ नहीं कर सकता हो। तो जी। अगर आ भी जाता है, अल्टीमेटली हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को ही स्वेरिंग करनी है, आपने ओथ लेनी है हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनको इलेक्शन में इस तरह जबरदस्ती इन्होंने हराया। उसका नतीजा ये हुआ, इन लड़कों ने सोचा कि अगर हम बैलेट से जीत नहीं सकते तो फिर हम गन उठाएंगे। ये माहौल यहाँ बन रहा था, फ्रस्ट्रेशन थी नहीं इन लोगों में। नहीं, इसका मतलब सर 1987 में वोट चोरी की राजीव गांधी ने मिलके फारूक अब्दुल्ला से, की की है ना? की 87 में वोट ये चोरी हुई ना MUF की। जी। यस, ये ये राहुल एलिगेशंस गांधी को लगाई। याद दिलाने की जरूरत है। यस, ये एलिगेशंस लगती हैं कश्मीर में, आप किसी से पूछो,
कि 87 की जी, इलेक्शन में फेयर नहीं थी और हेरा फेरी हुई। उसका नतीजा हुआ कि फाउंड बेसिकली नींव इन्होंने डाली, इन्होंने ही डाली, वरना ये टेररिज्म जो अब आपने देखा। और उधर से पाकिस्तान प्लान कर रहा था कि कश्मीरी लड़कों को लाना है, आपने इधर माहौल बना दिया। तो मतलब पड़ोसी सोच रहा है कि मैं इस घर में बर्बादी करनी है, तो आप इस घर में भाई आपस में लड़ना शुरू हो गए, तो आपने मौका दे दिया ना दूसरे भाई को उन पड़ोसी को ज्वाइन करने के। तो ये जी, लड़के, पहला बैच 70 लड़के यहाँ से कश्मीरी से 70 लड़कों को पाकिस्तान भेजा लिया गया, और वहां गए, इनको ट्रेनिंग दी, इनको AK-47 दी, ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, और इनको ब्रेन वॉश किया कि हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ आपने बवाल खड़ा करना है, और पाकिस्तान आर्मी तैयार है, हम हमला करेंगे। ये शुरुआत हुई जो टेररिज्म जो आज आप देखते, ठीक है ना, ये 87 की इलेक्शन की धांधली, उसके बाद इस तरह ये जो लड़के आए तो हमें पता नहीं था, हमारी एजेंसियों को पता नहीं था, ये सच्ची बात है, ये मैं एज ए पुलिस ऑफिसर बता रहा हूँ, हालांकि मैं जी। उन्हीं अच्छा दिनों एक नौकरी। सर 86 में आप ज्वाइन कर चुके थे, तो पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ थी? मैं था ASP बड़गाम, मैं उन दिनों 87 पहले एक साल ट्रेनिंग होती है ना, तो हाँ जी, हाँ 86 जी। बैच का मैं नेशनल पुलिस एकेडमी और मसूरी एकेडमी में ट्रेनिंग की। 87 में हम दिसंबर में आए, तो मेरी श्रीनगर में पहले, श्रीनगर जो कैपिटल सिटी है वहाँ श्रीनगर सिटी में ट्रेनिंग होनी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कहते हैं उसको। उसके जी, बाद मैं SDPO उड़ी लगा, उड़ी में SDPO की ट्रेनिंग की। उसके बाद पहली पोस्टिंग मेरी दिसंबर 88 में हुई एज एडिशनल SP बड़गाम, हेडक्वार्टर जी, बड़गाम, एडिशनल SP बड़गाम श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में है, जहां श्रीनगर एयरपोर्ट बड़गाम में आती है। जो जी, श्रीनगर एयरपोर्ट है वो बड़गाम डिस्ट्रिक्ट, मतलब बड़गाम डिस्ट्रिक्ट जो है श्रीनगर का आउटस्कर्ट सिटी एरिया है, वहां मुझे जी। पोस्टिंग हुई। तो मैं ये सारा कुछ देख रहा था, तो ये जो लड़के आए, तो हमारे एजेंसियों को, पुलिस को, किसी आर्मी को, किसी को पता नहीं। तो जब ये लड़के आए तो कुपवाड़ा और बारामूला बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है। कुपवाड़ा जी, में एक दो लड़कों को अरेस्ट किया गया किसी इंफॉर्मेशन पर। उनको जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उनसे पता चला कि ये लड़के पार से आए हैं, ओके, और ये 70 लड़के हैं, पहला बैच, और ये इनके पास ये सारा प्लान है पाकिस्तान का, ऑपरेशन टोपैक, जिसके मुताबिक लड़कों को ले जाना है, ट्रेनिंग देनी है, AK-47 देकर। अच्छा, उस वक्त तक हमने AK-47 राइफल देखी नहीं थी। JNK हमारे पास तो 303 राइफल होती थी, हमारे पास होती नहीं थी ये चीज, क्योंकि पुलिस का बेसिकली काम क्या, हमने तो टेररिज्म लड़ना तो आज है ना, बेसिकली पुलिस की ट्रेनिंग होती है, कहीं चोरी हो गई, कहीं कत्ल हो गया, कहीं रेप हो गया, उसको सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करना, एविडेंस जज साहब के सामने पेश करना, और उसको सजा दिलाना। ये जब देखा ये प्लान, तो उस वक्त किसी ने ये बिलीव ही नहीं किया कि ऐसा भी प्लान हो सकता। आप हैरान होंगे, उस वक्त के जो पुलिस चीफ थे उनको भी दिखाया, फारूक अब्दुल्ला CM थे, उनको भी दिखाया, तो पहले तो इन्होंने विश्वास नहीं किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको सारा कन्विंस किया गया, बताया कि ये पाकिस्तान का प्लान है। तो सेंट्रल एजेंसियों ने जब दिल्ली बताया, तो एक एक एक्चुअली घंटी बजनी चाहिए थी, हाँ, और स्टेट गवर्नमेंट तो चलो, लोकल गवर्नमेंट होती है, उनके लोकल कंसिडरेशन होती हैं, पॉलिटिकल कंसिडरेशन होती हैं, वो उनके वर्कर्स भी होते हैं, उनकी मैं मजबूरियां समझता हूँ। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं हैरान हूँ, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, उनको इतना बड़ा दुश्मन देश का प्लान पता चला, उनके दिमाग में घंटी नहीं बजी। क्या हुआ, ये 70 में से मैक्सिमम लोग पकड़ लिए गए, ये सारा जब 30 40 50 जो लड़के थे ये पकड़े, इनसे हथियार रिकवर किए, और एक दिन सडनली डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार इनको सबको छोड़ देती।
मुझे ये हैरानगी होती है कि उस वक़्त की सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कैसे अलाउ किया? ठीक है, हम्म। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी मजबूरियाँ होंगी, वो नहीं चाहते थे कि इनके माँ-बापों को हम बेसिकली कोशिश ये थी कि बच्चों को सुधरने का मौका दे दो, इनको माँ-बाप जो हैं हमारे परमानेंट वोटर हो जाएँगे, ये हमने इनको सज़ा नहीं दी, वरना ये जेलों में जाते। इनको एक दिन गवर्नमेंट छोड़ देती। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सोई हुई थी उस वक़्त की? उन्होंने इसमें कुछ नहीं किया। उनको बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को ये करने नहीं देना चाहिए। ये नतीजा हुआ कि यही लोग बाद में सारे टेरर आउटफिट के कमांडर बने। यही लीडर बने टेररिस्ट फिर 1889, 90, 91 में जिन्होंने ये सारी मुहिम चलाई। और फिर तो अच्छा पाकिस्तान आर्मी ने क्या आना था, फिर तो 89, 90 में तो बवाल हो गया। पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। इतनी देर में जनवरी 19 1990 में गवर्नमेंट ने जगमोहन उस वक़्त वो थे एक पहले लेफ्ट हमारे गवर्नर रह चुके थे। वो बड़े पॉपुलर अपने फर्स्ट टेन्योर में रहे थे। उनको दोबारा गवर्नर लगा दिया और वो फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को डिसमिस कर चुका था पिछली बार, जब वो 86 में गवर्नर थे और इनके ब्रदर इन लॉ जीएम शाह को उसने सरकार दे दी थी। अगर आपने नाम सुना होगा जीएम शाह। तो हाँ। फारूक अब्दुल्ला जो है वो इसको बिल्कुल जगमोहन को पसंद नहीं करते थे। जगमोहन को जब गवर्नर लगाया, मुफ्ती सैयद होम मिनिस्टर थे उस वक़्त। मुफ्ती सैयद और फारूक अब्दुल्ला इस तरह, वो जनता दल की पार्टी से थे और वो उनको पहला कश्मीरी थे जो यूनियन होम मिनिस्टर बने। तो उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को कट करने के लिए इसको लगा दिया जगमोहन को गवर्नर। जब फारूक अब्दुल्ला को ऑलरेडी वो डिसमिस कर दिया, उसकी बनती नहीं थी, उसने रिजाइन कर दिया। रिजाइन किया, गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। तो 19 तारीख को ये कश्मीर पहली बार आता है ज्वाइन करने के लिए, 18 को जम्मू ज्वाइन करता है, 19 जनवरी 1990 में ये श्रीनगर आता है। तब तक कश्मीर में टोटल बवाल हो गया था। तब तक टेररिस्टों ने, पाकिस्तान ने प्लान के तहत कश्मीरी प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडितों को हिट करना शुरू कर दिया था। उनका टारगेट था कि यहाँ से हिंदुओं को भगाया जाए और सा क्या हुआ कि इनके बड़े-बड़े जो लीडर थे, प्रोमिनेंट लोग थे, जैसे डायरेक्टर था दूरदर्शन का उसको मार दिया लस्सा कौल, जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार था उसको मार दिया, जनरल मैनेजर एचएमटी का था उसको मार दिया। इस तरह जो एक जज था जिसने सजा दी थी जेकेएलएफ के चीफ को सजाए मौत दी थी उसको मार दिया। तो जब इनको मारना शुरू कर दिया प्रोमिनेंट जो कश्मीरी पंडित आए, तो ये नेचुरली ये डर का माहौल हो गया और गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई। फारूक अब्दुल्ला चले गए लंदन छोड़ के, रिजाइन करके। अभी गवर्नर को चार्ज ही ले रहा था, इधर बवाल पूरा फट गया। तो एक ऐसी सिचुएशन बन गई। इधर से क्या हुआ कि रुबैया सैयद जो थी उस वक्त जो यूनियन होम मिनिस्टर था मुफ्ती सैयद, उसकी बेटी थी जो महबूबा मुफ्ती की बड़ी बहन। तो उसको किडनैप कर लिया जेकेएलएफ ने, आपका ये यासीन मलिक वाली पार्टी। और वो बेसिकली उन्होंने किडनैप करना था किसी और को। वो किसी और को किडनैप करने आए थे लेकिन ये हाथ लग गई, तो इसको उन्होंने किडनैप किया। उसके उसको छुड़ाने के बिकॉज़ वो मुफ्ती सईद यूनियन होम मिनिस्टर से छुड़ाने के चक्कर में 5 उस वक़्त के टॉप कमांडरों को छोड़ा। और आपको देखना चाहिए था उस दिन कश्मीर में सेलिब्रेशन थी कि माइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ब्रॉट डाउन टू इट्स नीज़। मतलब इतनी सेलिब्रेशन, मतलब दिवाली मनाई गई वहाँ कश्मीर में कि तो भारत मेरा सरकार एक को सवाल सर, मेरा एक सवाल है। मुझे याद है मैं ये 1988 में मैं पटियाला में था। जी, मुझे वो दिन भी याद है जब जगमोहन साहब ने, ये वीपी सिंह की गवर्नमेंट आ चुकी थी। बीपी सिंह। जगमोहन सेंट टू कश्मीर एज अ गवर्नर
मैंने यस, उनकी वो किताब बाय फ्रोजन टर्बुलेंस वो भी पढ़ी है। पढ़ी है, हाँ, पढ़ी है। वो मैंने भी तो पढ़ी। सर वो ये लिखते हैं कि मैं जब उतरा तो आई कुड नॉट, मौसम खराब था तो आई कुड नॉट गो टू श्रीनगर, तो वो रात मुझे जम्मू में जम्मू बितानी पड़ी। जम्मू में काटे हैं, बिल्कुल सही। वो 18 तारीख, हाँ जी, तो 19 वो को हुआ कहते था। हैं कि मुझे लोगों ने फोन पे सुनाया कि देखो मस्जिदों से कैसे ऐलान हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, वही मैं उस पॉइंट पे आ रहा था। वहाँ मस्जिदों जी से अनाउंसमेंट हो रही थी। जो कश्मीरी पंडित बताते हैं ना, गालिब रालिब गालिब हैं, जो हाँ भी जी, बोलते हैं चालिब। ये, तो मतलब आप जालिब, आप यहाँ से भागिए, अपनी और लड़कियों को छोड़ जाइए, तो या कन्वर्ट करिए। तीनों ऑप्शन थे, या तो यहाँ कश्मीर छोड़ो, या तो इस्लाम कबूल करो, और अपनी लड़कियों को यहाँ छोड़ो। ठीक है जी। तो ये इस तरह की अनाउंसमेंट्स हुई हैं, कोई डाउट नहीं है। और रात रात भर ये चलता था, बड़ा डर का माहौल था। जब गली गली में जुलूस निकलते थे, और हजारों की तादाद में जुलूस निकलते थे। और उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर गई थी। पुलिस बहुत हैंडफुल, लिमिटेड सी थी। पुलिस क्या करती? आप पूरा कश्मीर बवाल हो, आपके पास इतनी फोर्स ही नहीं थी। आर्मी उस वक्त आई नहीं थी, डिप्लॉयमेंट नहीं थी। पैरामिलिट्री फोर्सेस लिमिटेड थी, मुश्किल से। जैसे मैं बड़गाम में था, मेरे पास मुश्किल से दो एक दो दो तीन कंपनियां थी। अब उससे पूरा बड़गाम जिला नहीं कंट्रोल हो सकता। तो फौज आई नहीं थी। उसके बाद जब ये बवाल मचने लगा, कत्लो गार्द होने लगी, पंडितों का कत्ल होने लगा, पंडित भागने लगे, तो लोगों ने कश्मीर में एक नैरेटिव चलाया जी। ये जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि यहां से चले जाओ, ताकि मुसलमानों पर बम्बार्डमेंट कर सके। वो सच नहीं था, झूठा। और बहुत सारे कश्मीरी पॉलिटिशियन कहते भी हैं कि जगमोहन ने भगाया कश्मीरियों को, पंडितों को। गलत बात, ये सच नहीं है। मैं वहां था, लेकिन उस वक्त हालात ही ऐसे बने, और उस वक्त कोई इनको रोकने वाला नहीं रहा। रोकने, हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। वहां उस वक्त ऐसा लगता था कि भारत का झंडा, अगर हम एज मैं अकेला एसपी झंडा ही खड़ा रखूं, बड़ी बात थी। चारों तरफ टेररिज्म था, मिलिटेंट थे हजारों की तादाद में। तो इतनी बुरी हालत थी। तो इस तरह की सिचुएशन में, अच्छा, जो हमारे नहीं सीआईडी और सर, आईबी मुझे के, एक बात बताइए, ये 60-70 लड़कों से ये मूवमेंट शुरू हुई, फिर वो हाँ, हजारों कैस की संख्या कैसे हो गई मिलिटेंट्स की फिर एक दो ज्वाइन सालों करने में? फिर ज्वाइन करने लगे ना, बहुत सारे जाने, उनको इधर ही ट्रेनिंग, इधर ही हथियार। और बहुत सारे वहां आपके श्रीनगर में बस चलती थी, पिंडी 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 पिंडी, हर आदमी जानता है। मतलब पिंडी, मतलब रावलपिंडी बस चलती थी। बस स्टैंड श्रीनगर में, पिंडी 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 चलो, मतलब बस जा रही है बॉर्डर पे, वहां से क्रॉसिंग हो रही थी, कोई रोकता नहीं था। इतनी बुरी हालत। आप बताइए, बसें भर के जा रही पाकिस्तान, और वहां से ट्रेनिंग करके वापस आ रहे हैं। क्योंकि आपका बहुत सारा एरिया जो है, वो नो मैंस लैंड था, वहां कोई होता ही नहीं था, फौज होती नहीं थी, मीलों दूर कोई होता नहीं। क्रॉस करते थे, हजारों की तादाद में गए, हजारों की तादाद में वापस आए, हथियार लेके आए, और टोटल बवाल बन। 90s में, मतलब मैं आपको बताऊं, पहले 6 महीने तो पता हमें होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है। इतनी बुरी हालत। आपको आज का शाम निकल गया तो समझो आज का दिन निकला। इतनी उस लगता था कि कश्मीर अब गया या अब गया। इतनी बुरी हालत, क्योंकि मैं वहां उस वक्त यंग एसपी था। जी। अच्छा मुझे एक बात तो बताइए, जी, ये सर सारा शुरुआत हुआ राजीव गांधी के सरकार में? उस वक्त ये जो 90s जो है, शुरू राजीव के वहां जो धांधली हुई। लेकिन जब तक ये जो 90 वाला मसला है, उस वक्त बीपी सिंह आ गए थे उस वीपी वक्त। सिंह। सर मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूं, उधर हम्म, पंजाब जल रहा था, क्योंकि पंजाब पंजाब, तो 80 से ही जलना शुरू हो गया था, और जी, 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया, 84 हो गया दिल्ली, तो पंजाब वाज बॉइलिंग। वो पूरा मैंने एरा देखा हुआ है। इधर कश्मीर भी पंजाब शुरू पीक हो पे था। गया, पंजाब हाँ, पीक पे था, 90 में कश्मीर भी पीक पे आ गया। हाँ। और राजीव गांधी तो इतना इमेच्योर
और पॉलिटिशियन था, उससे संभला ही नहीं कुछ। कुछ नहीं संभला जी, उनको पता ही नहीं था। मैं उनकी ये हरकत एक बताता हूँ। जो भी कहो, जगमोहन जी ने बहुत, अगर मैं उसकी पीठ सुन रही, आज वो है नहीं यहाँ, वो जी। ही इज नो मोर विद अस, लेकिन उनकी पीठ सुन रही है। बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, वो डायरेक्टली फोन करता था मुझे, एसएचओ को। मतलब वो कभी नहीं सोचता था कि मैं गवर्नर हूं, अगर जरूरत है तो सब इंस्पेक्टर एसएचओ से भी बात करेगा, इतना। और अगर आपको टास्क दिया है तो 5 बजे हिसाब लेगा पूरा। तो इतना बढ़िया उसने उस वक्त, अगर जगमोहन जी जैसा आदमी कश्मीर में नहीं होता तो कश्मीर आज के आपके साथ नहीं होता। मैं ये बताता हूँ, ये एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट नहीं है, बहुत रोल है उस आदमी का, ये याद रखना चाहिए। और जब ये अपोजिशन, उस वक्त राजीव गांधी अपोजिशन लीडर बन गए थे, जब बीपी सिंह की गवर्नमेंट, तो इनकी डेलीगेशन आई विच वाज लेड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। और मैंने खुद देखा, क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट बडगाम में पड़ती थी, मैं वहां एएसपी था। इसने जो डेलीगेशन एमपीज की आई थी, ऑल पार्टी डेलीगेशन, उसमें ही वाज द लीडर। और इन्होंने जगमोहन जी को ह्यूमिलिएट किया, जो गवर्नर था, ह्यूमिलिएट किया उसको। ये इनका रोल था। अगर आप आज पूछ रहे हैं कि कितने इमेच्योर, इस तरह का नेगेटिव रोल प्ले किया है। जबकि ऐसी स्थिति से अगर कोई गवर्नर डील कर रहा हो तो आपको उसको सर पे उठाना चाहिए कि मेरे देश के लिए लड़ रहा है, बजाय उसके कि उसको क्रिटिसाइज। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई थी। फिर तो गवर्नमेंट ने जब देखा कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, फिर तो एयरलिफ्ट किया, बहुत सारी कंपनियां, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी और आर्मी की बहुत सारी बटालियंस आई, ब्रिगेड्स आए। फिर तो क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, तो 90s में फिर जेएंडके पुलिस और आईबी के जितने सोर्स थे, सीआईडी के और आईबी के, उनको इन्होंने एक प्लान के तहत सबको मारना शुरू किया, ताकि आपको पता ही नहीं चले ग्राउंड में क्या हो रहा है। जो लोग आपको इतला देते थे, मुखबिर जो खबर देते हैं। तो इस तरह की स्थिति 90s में जब हमने देखी, और इनिशियली आप बैक फुट पे थे, आपको पता नहीं चला हो क्या रहा है। तो इस तरह का जब बवाल हो गया, और इन्होंने कहा था कि जब हमने ये लोग पकड़ना शुरू किए, और हमने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाया, तो एसटीएफ बनाया, तो इनको जब पकड़ना शुरू किया, तो उसमें उन लोगों ने बताया कि पाकिस्तान आर्मी कहती थी हम आपकी मदद के लिए आए, लेकिन वो आए नहीं। उन्होंने आना नहीं था। पाकिस्तान आर्मी इंडियन फौज को फेस नहीं कर सकती, लेकिन इन्होंने बेवकूफ बनाया था, इन लड़कों को यहाँ भेजा था। तो इस तरह जब स्थिति आहिस्ता आहिस्ता, जब जुलूस इतने निकलने लगे, उसको कंट्रोल करने के लिए फायरिंग करनी पड़ती थी बहुत सारी जगह पे। अच्छा, बहुत सारी फोर्सेस बाहर से आई, उनको वो देखते थे कि हर एक कश्मीरी टेररिस्ट है, फिरन पहन के। वो लोकल पुलिस कोलैप्स कर गई थी, तो वो सीधी गोली चलाते थे, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते थे, 20-20, 30-30। तो इससे भी हालात और बिगड़ने लगे। तो इस तरह की स्थिति जब 90s में, अब बड़ी मुश्किल से सिचुएशन को फिर अंडर बहुत कंट्रोल में लाया गया, जब जेएंडके पुलिस ने एसओजी, फिर बाद में जेकेएलएफ जो है, इसको पाकिस्तान को सूट नहीं करता था, क्योंकि ये आजादी चाहते थे, जेकेएलएफ, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। तो उन्होंने फिर जमाते इस्लामी, जिसका पॉलिटिकल विंग था, उसकी बैक्ड हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, जो सबसे बड़ा टेरर आउटफिट बाद में बना, एचएम। उसको ये सलाउद्दीन लीड करता था, और इसी का फिर वो सारा ये जो, तो फिर हिजबुल मुजाहिदीन, और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि फिर इसमें पाकिस्तान ने फॉरेन टेररिस्ट भी भेजना शुरू किए। ये जब कारगिल वॉर हुई 99 में, उस पीरियड, उससे थोड़ा पहले शुरू कर दिया था, लेकिन उस पीरियड में सबसे ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे फौज जो है बॉर्डर से विड्रॉ करके कारगिल युद्ध लड़ने चली गई, तो वहां गैप्स आ गए। तो उसी दौरान जब गैप्स आ गए, तो उसका फायदा लेके बहुत सारे फॉरेन टेररिस्ट अंदर घुसे। तभी आपने देखा कि जो फेनामेना आपने देखा, फिदाई अटैक वाला जिसको बोलते हैं ना, सुइसाइडल अटैक,
आर्मी के कैंप में, बीएसएफ के कैंप में, सीआरपी के कैंप में, जेएनके पुलिस के कैंप में, हमारी असेंबली में, हमारी पार्लियामेंट पे, ये सारे सुसाइडल अटैक होते थे। इसको बोलते थे फिदाई अटैक। तो ये सारा फेनोमेना शुरू हुआ। उसी अटैक में मुझे एक गोली लगी है। ये देखिए, मैं डीआईजी बारामूला था, मेरी गाड़ी पर, इसका मैं अगले एपिसोड में डिटेल बताऊंगा ये हमला किस तरह हुआ था और इस पे क्या 17-18 मिनट टेररिस्ट थे। 23 मार्च 1999 में ये हुआ। तो ये इस तरह की सिचुएशन बनी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई 93 के बाद, उसने फिर जब हमने पकड़ दकड़ शुरू की, बहुत सारे इसको किया, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन नॉर्मल होने लगी, हालात इंप्रूव करने लगे। फिर हमने 95 में पार्लियामेंट इलेक्शन करवाई और 97 जनवरी में असेंबली इलेक्शन करवाई। तो ये 89 के बाद पहली बार ये इलेक्शनें हुई जिसमें फारूक अब्दुल्ला की पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई 97 में, और 95 की पार्लियामेंट, 95 या 96 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुई और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट चलने लगी। उससे हालात थोड़े और इम्प्रूव करने लगे। लेकिन फिर कारगिल हो गया और फिर और आउट ऑफ, मतलब हालात बिल्कुल बिगड़ गए और फॉरेन टेररिस्ट और अटैक होने लगे। और उसके बाद फिर 2002 की इलेक्शन करवाई जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सैयद की गवर्नमेंट कांग्रेस के साथ बनी। और उसके बाद तो 2001 और 2002 जो था वो सबसे पीक पीरियड था वायलेंस का। कोई भी क्राइटेरिया लें, सबसे ज्यादा वायलेंस 2001-2002 में। लेकिन उस वक्त वाजपेयी जी मुझे लगता है दिल्ली में आ गए थे, तो फिर हमने कहा कि जिस तरह पंजाब में, ये पंजाब और आप जो कह रहे थे K2 K1, पंजाब खालिस्तान K1 था हाँ जी, हाँ और जी। कश्मीर K2 था। ये इनका ऑपरेशन टोपैक का ही हिस्सा था। तो ये जो फिर हमने जब शोर मचाया कि आप इसको फेंसिंग करवाइए, क्योंकि हजारों की तादाद में टेररिस्ट अंदर घुसते थे। तो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने हमारी सजेशन एक्सेप्ट किया और फिर ये सारा आर्मी, एलओसी में आर्मी ने बनाया और आईबी सेक्टर में बीएसएफ डिप्लॉयड होती, उन्होंने बनाया। ये एलओसी फेंसिंग बनाने से पंजाब की, जिस तरह पंजाब में फेंसिंग बनाने से टेररिज्म कंट्रोल हुआ, ऐसे ही यहाँ बहुत फर्क पड़ा। अगर उस वक्त जी। 2,500-3,000 टेररिस्ट एक टाइम पे होते थे, 2,500 से 3,000। जब फेंस बना वही नंबर 200-250 रह गया, तो 90% कंट्रोल हुआ, तो 10% पे सर, आ गया। तो ये बहुत, जी। आज वी हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट 52-53 मिनट्स। मैंने सोचा था 51 मिनट का एक एपिसोड करेंगे। अभी तो हमने सर एक ये मोटा मोटा, एक तरह से आपने हाँ। 1986 से लेके और 1992-93 तक का एक मोटा मोटा सिनेरियो बता दिया। अब हम अगले एपिसोड में थोड़ा बारीक, मैं आपसे बारीकियां पूछूंगा। जैसे ठीक। मुझे याद है पंजाब का पूरा टेररिज्म राइट फ्रॉम 82 टू 94 मैंने अपनी आंख से देखा। 82 में हम अंबाला रहते थे, 84, 85, 86 हम पंजाब रहे, फिर 88 पूरा पंजाब रहा मैं, 89, 90, 91 तक पंजाब रहा, और 92, 93, 94 में आके फिर वो माहौल ठीक किया केपीएस गिल ने। उस वक्त सर मैंने पंजाब का टेररिज्म अपनी आंखों से देखा है, जिया है, भोगा है। और एक स्टेट में जब आपकी आइडेंटिटी एक हिंदू की हो, और उस हम्म। वक्त हाउ डू यू फील लाइक लिविंग इन अ स्टेट या इन अ प्लेस वेयर यू आर अ माइनॉरिटी एंड अनसेफ। तो सर वो सारी चीजें, अच्छा मैं आपको बताऊं, बचपन मेरा कश्मीर में बीता है। कठुआ में सर, कठुआ के पास एक जगह है सुंदरबनी। सुंदरबनी कठुआ नहीं, वो आपको इधर पड़ेगा। वो वो आप वो अखनूर अखनूर से, की बात है, सुंदरबनी। सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया। कठुआ के पास कालीबाड़ी है। कालीबड़ी।
बिल्कुल। तो मैं बचपन में कठुआ और कालीबाड़ी भी रहा हूं, मेरे फादर पोस्टेड थे आर्मी में। उसके कठुआ मेरा बाद जब होम डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी, और 71 में माय फादर वाज पोस्टेड इन छम्ब जोड़िया विच इज अच्छा, इन नियर अखनूर। वो क्या फौजी थे? मेरे फादर आर्मी में थे। आर्मी तो में? मुझे याद है फिर, मैं अखनूर भी रहा हुआ हूं बचपन में, अच्छा, और आई स्टिल रिमेम्बर द एरिया कालीबाड़ी। हम बचपन में वहां छम्ब जोड़िया गए थे। मैं अभी रिसेंटली भी होके आया हूं, अपने फादर हाँ, की यूथ रेजिमेंट में गया था मैं। तो बहुत अच्छा, बहुत सर, कश्मीर में भी मैंने वो जो पूरा टेररिज्म का दौर है ना, अपनी आंखों से देखा है। तो मैं अगले में आपसे कुछ स्पेसिफिक सवाल करूंगा कि ठीक, एज एन ठीक। एएसपी और एसपी और पुलिस ऑफिसर, क्योंकि पुलिस ऑफिसर फैमिलीज के साथ क्या कुछ हुआ, ये मैंने पंजाब में देखा था। हाँ, मैं बताऊंगा आपको। तो अगले एपिसोड में सर दोबारा बात करेंगे। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा, इस वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस सीरीज को हमारे सपोर्ट कीजिए। हम चाहते हैं कि लोग कश्मीर का सच जाने, और एसपी वैद साहब चूंकि खुद प्रत्यक्षदर्शी हैं, इन्होंने वो पूरा दौर जिया है एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ जिम्मेदार नागरिक, और एज ए नेशनलिस्ट इन्होंने समस्या को समझा है। तो हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी। सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल फिर दोबारा बात धन्यवाद राम करेंगे। जी। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।